शांजिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हुरैन खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। हूर, आप अपना सामान हमारे रूम में शिफ्ट कर लीजिएगा। हुरैन ने चौंक कर शांजिल को देखा। अभी तो उसे फैसले का इख्तियार दिया था। ऐसे मत देखें मुझे, आपके हैंडसम शोहर को नजर लग जाएगी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि आपको पता तो है आज हानिया की रुखसती है और अशर के पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर कर रहा था, मगर अब हानिया की जिम्मेदारी उस पर है। कल ही ये मसला अशर ने बताया तो मैंने शांजिल विला का नीचे वाला हिस्सा उन्हें दिया है। सब अपनी जगह पर ठीक, मगर मैं हम दोनों के रिश्ते का तमाशा नहीं लगवाना चाहता। जिस तरह आज तक आपने पर्दा रखा है वैसे ही थोड़े दिनों की बात है और मैं वसूख से कह सकता हूँ आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। दोनों शाम तक पहुंच जाएंगे। शांजिल ने रसान से समझाया। जी। हुरैन शांजिल की वजाहत पर मुत्तमिन हो गई। और एक बात, आज शाम पार्टी है हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने की खुशी में। आज? जी। और आपके पहनने के लिए मैंने ड्रेस लिया है। ड्रेस और एक्सेसरीज हमारी वार्डरोब में मौजूद है। पार्टी की तैयारियां अरूज पर थी और हुरैन फिरकी बनी यहाँ से वहाँ घूम रही थी। सईदा बुआ भी उसे देख देख कर खुश हो रही थी कि वो इतने इस्तेहकाक से सबको हदायत दे रही थी। शांजिल अपने फोन पर मसरूफ था। तब हुरैन उसके पास आई। शान, आप जरा सुर्ख गुलाबों का ऑर्डर दे दीजिए। शांजिल ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर पूछा, क्यों? अरे कमरा सजवाना है। अब कमरा क्यों सजवाना है? क्या हो गया है आपको? आज गोल्डन नाइट है तो कमरा सजवाना है ना? शांजिल आंखें फाड़े हुरैन को देख रहा था। हूर, आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या होना है? आप हुरैन कमरा सजाने की बात कर रही हो, वो भी हमारी गोल्डन नाइट के लिए? शांजिल आंखों में हैरत और लबों पर मुस्कुराहट लिए पूछ रहा था। लफ्ज हमारी गोल्डन नाइट पर हुरैन का चेहरा पल में गुले गुलनार हुआ। मैंने अशर और हानिया के कमरे की बात कर रही हूँ। आप तो कभी सोचते ही नहीं, कहकर वहां से चली गई। अशर, हानिया और हया आ गए थे। तैयारियां भी पूरी हो गई थी। जब हुरैन तैयार होकर नीचे आई तो शांजिल की नजरें पलटना भूल गई। वो रेड साड़ी, डीले स्टाइलिश जोड़े और रेड ही ज्वेलरी में शांजिल इब्राहिम की दिल की दुनिया को तहबाला कर गई। पार्टी में शांजिल की नजरें हुरैन पर से हट ही नहीं रही थी और पार्टी का मौजू कल होने वाला इजहार ही था, क्योंकि उसका इजहार आज के अखबार टीवी की खबरों की जीनत था। सारे शहर की जुबान पर यही मौजू था और सब जानते थे इस कदर शानदार इजहार सिर्फ शांजिल इब्राहिम ही कर सकता था। हुरैन अपने सारे काम समेट कर और अशर हानिया को कमरे में भेजकर जब कमरे में आई, शांजिल सो चुका था। वो उसे देखकर मुस्कुराई, फिर अपना हमेशा वाला काम अंजाम दिया और एक कोने में अपनी बुक्स लेकर पढ़ने बैठ गई। क्योंकि कल उसका पहला पेपर था, वो शांजिल की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ऐसे ही पढ़ने बैठ गई। जब शांजिल की आंख खुली तो उसने अपने पहलू में देखा, बेड खाली था। जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो मोहतरमा बुक्स के दरमियान खूब ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही थी। शांजिल ने सारी बुक्स बंद की, फिर हुरैन को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाया। वो किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी आगोश में सिमट गई। उसकी इस हरकत पर शांजिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शांजिल की नजरों के तपश थी कि हुरैन की आंख खुल गई। उसने शांजिल को अपने ऊपर झुके देखा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। शांजिल उसके तासुरात से महफूज हो रहा था। क्या जरूरत थी इतना सब लाद कर सोने की? आराम से सोती आप। ये कहते हुए शांजिल ने उसके कानों को झुमकों के बोझ से आजाद किया, फिर हुरैन के बाल खोल दिए
हुरैन ने तो सांस तक रोकी हुई थी। शांजिल ने मुस्कुराकर उसके ऊपर कंफर्टर डाला और कहा, सो जाएं मिसेज, और खुद भी करवट लेकर सोता बना। हुरैन तो उसकी कुर्बत की वजह से शोर मचाती धड़कनों को खामोश करवाने लगी, जो चीख चीख कर शांजिल का नाम ले रही थी। रहने दे धड़कनों को ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे नाम पर धड़कती हैं। हुरैन ने जल्दी से कंफर्टर अपने मुंह पर लिया। जिन है ये तो, उसने सोचा, और इस जिन को आपने काबू किया हुआ है। शांजिल की आवाज गूंजी तो अब की बार हुरैन ने खुद को कुछ भी सोचने से बाज रखा। दिन बहुत ही खुशगवार गुजर रहे थे। हुरैन अपने पेपर से फारिग हो गई थी। कल एग्रीमेंट खत्म होने का दिन था, यानी कल सुबह हुरैन अपना फैसला सुनाने वाली थी। शांजिल इन्हीं सोचों का भंवर में उलझा हुआ था कि हुरैन की आवाज आई, शान आपकी कॉफी। शांजिल पलट कर मुस्कुराया, मग भी थाम लिया। टेरेस की रेलिंग के सामने वो भी खड़ी हो गई और सर उठाकर आसमान में चमकते चांद को देखने लगी। शान, कल फैसले का दिन है। शांजिल को समझ नहीं आया कि वो पूछ रही है या बता रही है। शांजिल का दिल वसवसों का शिकार होने लगा। क्या आप अब भी कुछ कहना चाहते हैं? हकीकत आंखों में नजर आती है, आप देख लें। फिर हुरैन ने एक पेपर और पेन शांजिल के आगे किया, उस पर दस्तखत कर दिए। शांजिल ने देखा, वो कोरा कागज था, कुछ भी नहीं लिखा था। शांजिल लम्हा भी सोचे बगैर कागज पर दस्तखत करके उसे थमा दिया। हुरैन महब इस्तराहत थी और शांजिल बैठे उसे देख रहा था। कितने आराम से मेरी नींद उड़ाकर सो रही हैं मुहतरमा। जब मुझसे पूछा था कि कुछ कहना है तो मुझे कुछ तो कहना चाहिए था। एवी डायलॉग मार दिया। अगर हूर को मेरी आंखों में नजर नहीं आया तो मैं ही, या अल्लाह तू ही मदद फरमा। मेरे दिल में मोहब्बत डाली है तूने, तू इसे मेरा नसीब भी बना दे। वो हुरैन को देखते देखते सो गया। सुबह उठा तो हुरैन कमरे में नहीं थी। वो नीचे आया तो वहां भी नहीं थी। अब वो हकीकत में परेशान हो गया। अजमल फूफा से पूछा तो उन्होंने कहा कि बीबी तो सुबह रोशनी होते ही सामान लेकर चली गई। शांजिल को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगा। तभी मोबाइल बजा। उसने बगैर देखे कॉल रिसीव की। सामने से चहकती हुई आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम हैंडसम हस्बैंड। शांजिल खामोश था, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो और उसका दिल था कि गहराइयों में डूबा ही जा रहा था। पहले तो अपनी शक्ल सही करें, फिर अपने दिल से सारे उल्टे सीधे ख्याल निकाल दें। मैंने आपको फैसला सुनाने के लिए फोन किया है। कुछ मत कहो हूर। नहीं, मैं तो कहूंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि मुझे आपकी मोहब्बत को कबूल है। और शांजिल को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर रूह फूंक दी हो। मेरी मोहब्बत ने कुछ नखरेला नहीं कर दिया आपको? इतना डरा दिया मुझे? हुरैन खिलखिलाकर हंस दी। रहने दें, कितना डरते हैं आप मुझसे मुझे पता है। कहाँ हैं आप? जल्दी से आ जाएं। नहीं बाबा, मैं 20 दिन से पहले नहीं आने वाली। क्यों? और मैं क्या करूँगा इतने दिन? है कोई वजह? और इतने दिन आप वलीमे की तैयारी करना, वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन मैं 20 दिन कैसे रहूँगा? जैसे रहते हैं। ठीक है 15 दिन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। चलें ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है? हुरैन ने इतरा कर कहा, वाह, याद तो आप रखोगी। जब आप वापस आओगी तो मैं आपको अपने हिसार से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। हुरैन तो खामोश ही हो गई। वैसे इस वक्त आपकी शक्ल देखने वाली होगी। शान, एक बात और। हुरैन ने फौरन मौजू बदल दिया। हाँ, कर ले मौजू तब्दील, मगर मैं अपने नाम का एक हूँ। आप बस यहाँ आए, फिर हम मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शांजिल बहुत मूड में था। शान, आप मेरी बात सुने ना, तो सुनाए ना। देखें, इन दिनों हम बात भी नहीं करेंगे। और ये आए थे शांजिल की परेशानी पर बल। अब ये क्या बात हुई? मान जाए ना शान, इतना अच्छा फैसला सुनाया है मैंने, और मुझे पता है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। ये तुम्हें मेरी मोहब्बत ने कुछ मगरूर नहीं कर दिया? अब इतना तो बनता है। चले, फोन रख रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू हूर। दूसरी जानिब हनूज खामोशी थी।
जवाब तो दो जालिम बीवी, फी अमानिल्लाह कहकर हुरैन ने फोन बंद कर दिया। शांजिल पूरी तरह से अपने वलीमे की तैयारी में मुनहमिक था। खाला खालू को भी फोन करके इत्तला दे दी थी। शांजिल के वलीमे की तैयारी वैसे ही थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। दुनिया भर के मुल्कों से सामान मंगवाए जा रहे थे। आज हुरैन को गए 3 दिन हो गए थे और वो उसे शिद्दत से याद आ रही थी। आज हानिया और अशर अपने जाती फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे। इन दोनों को देखकर उसे एक किस्सा याद आ गया। हानिया और अशर को आए आज चौथा दिन था। सब ही नाश्ते की मेज पर नाश्ता कर रहे थे। तब हुरैन ने कहा, हानिया तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है? हानिया ने घबराकर गर्दन पर हाथ रखा। नहीं नहीं आपी, कुछ भी तो नहीं है। अशर फौरन उठ गया और कहा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, खुदा हाफिज। हानिया कोई ऑइंटमेंट दूं? जख्म पर लगा लो। हूर परेशानी से गोया हुई। ना नहीं आपी, वो कुछ नहीं है। अरे देखो जरा कैसे नहीं है ये शान। हुरैन आगे कुछ कहती उससे पहले ही शांजिल ने कहा, हूर आप प्लीज मेरा मोबाइल कमरे में ले आए। हुरैन फौरन वहां से उठ गई और हानिया ने मौका गनीमत जाना और कमरे में चली गई। जब हुरैन नीचे आई तो शांजिल दरवाजे के पास खड़ा था। ये लें आपका मोबाइल। और इतने पर्सनल सवाल सबके सामने नहीं पूछते। मैंने कहा पर्सनल सवाल पूछे? अच्छा ठीक है, अब अकेले पूछना। रात जब खाने के बाद वो लैपटॉप पर मसरूफ था तब हुरैन उसके पास आई। अपनी शफाफ हथेली शांजिल के सामने फैलाई। शांजिल का मन किया वो अपना दिल निकाल कर उसकी हथेली पर रख दे। मुझे लव बाइट दें। हुरैन की बात पर शांजिल मुहावरतन नहीं हकीकतन अपनी जगह से उछला। क्या चाहिए आपको? उसने यकीन दहानी चाही। ओहो लव बाइट चाहिए, दें भी जल्दी से। शांजिल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। और आपको लव बाइट क्यों चाहिए? मैंने हानिया से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं आपसे लव बाइट मांगू। वो मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बता रही थी। मुझे कोई मसला नहीं है लव बाइट देने में, मगर आप नेट पर पहले चेक कर लें कि लव बाइट होता क्या है। शांजिल ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। लें, मुझे पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। सुबह से उलझी हुई घूम रही हूँ। जैसे ही हुरैन ने सर्च किया उसके चेहरे के रंग बदले और फौरन से पहले मोबाइल नीचे रखा और अपना सर पीट लिया। हाय अल्लाह, मैंने सुबह सबके सामने हानिया से पूछा, इसलिए अशर फौरन चला गया और हानिया भी कुतरा रही थी। या खुदा। फिर हुरैन ने शांजिल को देखा। अल्लाह अल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे लव ला हौला वला कुव्वता कहकर भागने के लिए उठी तो शांजिल ने सरायत से उसे बैठाया। वो पूरी सुर्ख हो रही थी। रुखसार, गर्दन, यहाँ तक के कान की लो भी सुर्ख पड़ रही थी। हाँ तो मिसिज, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। शान, मुझे लगा कोई चॉकलेट वगैरह होगी। मुझे नहीं पता था। मेरा मजाक तो मत उड़ाएं। उसकी मासूमियत पर शांजिल का दिल डूब कर उभरा। रुकें जरा, हानिया की बच्ची को बताकर आती हूँ। शांजिल सोचों से बाहर निकला तो उसे हुरैन की कमी शिद्दत से महसूस हुई। उफ, कब खत्म होंगे ये दिन? हुरैन ने तो हया से भी राब्ता नहीं रखा था। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया था जिसका इंतजार था। हुरैन पूर सजी शहर की सबसे बड़े मैरिज हॉल में बैठी सोच रही थी कि मैं शायद दुनिया की पहली दुल्हन हूँ जो अपने दुल्हे का इंतजार कर रही हूँ। फिर फोन निकालकर हया को मिलाया। किधर हो नालायक? आ रही हूँ बाबा, रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँचो। वो डीप रेड शरारे में जिस पर सोने के धागों का नफीस काम किया हुआ था जन्नत की परी लग रही थी। उसकी हर चीज अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। ऐसा होता भी क्यों ना? आखिरकार शांजिल इब्राहिम की पसंद थी। तब भी उसे शांजिल नजर आया। वो गेट से दाखिल हो रहा था। जैसे उसकी नजर शांजिल के चेहरे पर पड़ी उसकी धड़कन थम गई। उसे लगा किसी ने उसे धक्का देकर 3.5 महीने पीछे धकेल दिया हो। उसके चेहरे पर वही तासुरात थे जो निकाह की रात थे। आंखें यकलख्त आंसुओं से भरी। उसने आसमान की तरफ देखा। नहीं, या खुदा, अब नहीं।
तब तक शांजिल हुरैन तक पहुंच चुका था। उसने हुरैन का बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। हुरैन को उसकी उंगलियां बाजू में पेवस्त होती महसूस हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की सनम? शांजिल सनम पर जोर देते हुए फनकारा और हुरैन की आंखों से आंसू टूट कर रुखसार पर गिरे। तुमने क्या सोचा मुझे ही बेवकूफ बना लोगी? तुम्हारी असलियत खुल गई है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब तुम मुझे सफाई दो। इससे पहले मुझे बताओ तुम 15 दिन किसके साथ थी? शांजिल का आखिरी जुमला हुरैन को कोड़े की मानिंद लगा। वो पत्थर की हो गई। फिर एक झटके से खुद को छुड़ाया और अपने आंसू इस तरह साफ किए जैसे अब कभी रोने का इरादा हो। फिर हुरैन ने उसी जारहाना अंदाज में शांजिल की कलाई थामी और साकत खड़े मेहमानों के झुरमुट को चीरते हुए गाड़ी तक आई। आज निकाह वाली रात फिर दोहराई जा रही थी। बस दोनों की जगह तब्दील हो गई थी। हुरैन ने दरवाजा खोलकर शांजिल को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। अब क्या होने वाला था? अचानक शांजिल को क्या हुआ? और ये सनम कौन है? गाड़ी भी वही थी, मुसाफिर भी वही थे, बस जगह तब्दील हो गई थी। शांजिल अगर हवासों में होता तो हुरैन के ड्राइविंग करने पर जरूर चौंकता, मगर अब तो उसका ज़हन इतना मुंतशिर था कि उसे अपनी आती जाती सांसों का ख्याल नहीं था। ना जाने कितने टुकड़ों में तकसीम हुआ था उसका दिल जब उसे हुरैन नहीं सनम की हकीकत का पता चला था। सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो ग्रूम पार्लर से निकला था। शेरवानी में वो किसी शाही सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। उसकी भूरी आंखें खुशी से चमक रही थी जो उसकी वजाहत में 4 चांद लगा रही थी। तभी उसे ऑफिस से रफीक का फोन आया कि कोई उससे मिलने आया है। उसे ना चाहते हुए भी बाहर हामी भरनी पड़ी। जब वो ऑफिस पहुंचा तो एक खूबरू मर्द जो उम्र में शांजिल से कुछ बड़ा लगता था उसके इंतजार में था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर हयात सिकंदर। शांजिल का मुसाफे के लिए बढ़ता हुआ हाथ मुअल्लक रह गया। हयात सिकंदर के नाम पर शांजिल की शफाफ पेशानी पर बल नमूदार हुए। What the hell are you doing here? मिस्टर शांजिल, मैं आपसे तहम्मुल से बात करने आया हूँ। मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। जानता हूँ आज आपका वलीमा है मेरी सनम के साथ। एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। मैं जानता हूँ आपके लिए मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, इसीलिए आप एक मर्तबा ये सुन लें। उज़ैर हयात ने मोबाइल निकाला। ये सनम मतलब है हुरैन का नंबर है? क्या बकवास है, मुझे मेरी ही बीवी का नंबर बता रहे हो। तस्हीह कर लें, बीवी नहीं मनकूहा। शांजिल तो चौंक गया। वो शख्स जिसे उसने आज से पहले देखा तक नहीं था वो उसके और हुरैन के इतने पर्सनल मामले से बाखबर था। फिर उज़ैर हयात ने कॉल मिलाई। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हमेशा की तरह दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई और बेताबी से कहा गया, हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। फिर सिसकियां उभरने लगी। ये आवाज़ और सिसकियां शांजिल लाखों में भी पहचान सकता था। ये उसकी हूर की आवाज़ थी, हर बनावट से पाक आवाज़। उज़ैर हयात खामोश खड़ा था और हुरैन की ही बेताबियां अरूज पर थी। प्लीज़ ऐसा ना करें, देखिए देखिए आपकी सनम आपके इंतज़ार में मर जाएगी। खुदारा कुछ तो बोलें, मेरी जान निकल जाएगी। अपनी सनम के साथ यूं ना करें प्लीज़। बात इससे ज़्यादा शांजिल इब्राहिम बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर भर कर मोबाइल छीनना और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई। वो लंबे लंबे सांस लेता खुद को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ देर पहले उसने कुछ नहीं सुना। देखिए मिस्टर शांजिल इब्राहिम, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये अलग बात है कि मेरे वालिद की है। मैं और सनम एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। मेरे वालिद उसके लिए राजी नहीं थे।
मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मेरी जिद के आगे वो हार गए। उन्होंने हमारे आगे शर्त रखी, शर्त आपकी बर्बादी की। शांजिल ने नजर घुमाकर उसे देखा। वो इस कितनी आसानी से उसके दिल पर ज़रब लगा रहा था। जी हाँ, आपकी हर बर्बादी की शर्त। इसी की वजह से उन्होंने वो पार्टी वाला ड्रामा प्लान किया। मैं कतई राजी नहीं था। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो राजी नहीं होता। मैंने बहुत वावेला मचाया, मगर मैं हार गया अपनी मोहब्बत के आगे। सनम ने मुझसे कहा, यह जरूरी है। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। सनम ने ही मुझसे कहा कि ये जरूरी है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। फिर प्लान को अंजाम तक पहुंचाया गया। निकाह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। सब गैर मुतवक्का था, लेकिन अब्बू भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्हें किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। मैं गुस्से में घर छोड़कर चला गया, मगर आपने दूसरे रोज ही मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। आप खुद उस निकाह को ड्रामा समझते थे। फिर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। फिर अब्बू ने सनम पर जोर डालना शुरू किया कि वो किसी भी तरह आपके ऑफिस को नुकसान पहुंचाए और आपकी जायदाद अपने नाम पर मुंतकिल कर ले। वो बोल रहा था और शांजिल को लग रहा था कोई उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। फिर आखिरी कदम अब्बू की आमद ने पूरा किया। आप पूरी तरह से सनम पर भरोसा करने लगे थे। मैंने सनम से किसी भी तरीके का राब्ता नहीं रखा था। वो इसके लिए बहुत परेशान थी। मैं 3 महीने तक कोई राब्ता नहीं करने वाला था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एनुअल फंक्शन, फिर ये वलीमा, मैं ये सब सुनकर हत्थे से खड़ा हो गया। इसलिए सनम मेरे पास आई थी मुझे समझाने। मैं लड़ झगड़ कर वहां से चला आया। मैं बहुत नाराज था, उससे बात नहीं कर रहा था, इसलिए अभी वो फोन पर परेशान थी। सब कुछ ठीक किया जा रहा था। सनम अपने प्लान में कामयाब भी होने वाली थी, लेकिन ये वलीमा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मोहब्बत किसी और की सेज सजाए। शांजिल शेर की तरह उस पर झपटा। किस कदर बेगैरत हो तुम लोग। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का। अब तुम लोग भूल जाओ कि मेरी एक फूटी कोड़ी भी तुम्हें नसीब होगी। वो झटके से उसका गिरेबान छोड़कर सनम से हिसाब बेबाक करने निकल पड़ा। कितनी आसानी से उसे बेवकूफ बनाया गया था। उसका दिल कर रहा था वो धारे मार मार कर रोने, पूरी दुनिया को अपनी बदकिस्मती की दास्तान सुनाए। उसने तो मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। तभी तो फैसले का इख्तियार इस दुश्मने जान के हाथों में दिया था। कोई इतना बेवफा कैसे हो सकता है। गाड़ी झटके से रुकी। शांजिल भी सोचों से बाहर निकला। हुरैन घूमकर उसकी तरफ आई और एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई उसे लेकर आगे बढ़ी। शांजिल को तो आसपास की खबर ही नहीं थी। उसका दिल तो अपनी मोहब्बत के बेवफा होने पर मातम कना था। शांजिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल कर रहा था वो इस लड़की समेत सारी दुनिया को आग लगा दे, लेकिन क्या फायदा अगर वो उसे लगाए, मगर झुलसेगा शांजिल इब्राहिम। ये एक घर था, मगर शांजिल विला नहीं था। वो उसे लिए एक कमरे में आई और झटके से उसका हाथ छोड़ा। फिर उसी रूम में मौजूद दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। शांजिल एक बार फिर सोचों के गर्दाब में फंसा। क्या मैं उसके बगैर रह पाऊंगा। ये ख्याल आते ही शांजिल की सांसें अटकने लगी। इससे जुदाई का तस्वुर ही सुहान रू था। तब वही दरवाजा खुला और बाहर आई। उसने कपड़े बदल लिए थे। वलीमे का जोड़ा जो उसने कितनी उमंगों से पसंद किया था, वो उसकी मोहब्बत का कफन साबित हुआ था। वो जोड़ा हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। शांजिल ने गुस्से में पास पड़ा बेस हुरैन के पीछे वाली दीवार पर दे मारा। छनाके की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। शांजिल जारहाना अंदाज में हुरैन की तरफ बढ़ा। उसके दोनों बाजुओं को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया, यहाँ तक कि हुरैन दीवार से जा लगी। झंझोड़ते हुए उससे शिकवा कर रहा था। कैसे कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा। बताओ किस चीज की कमी थी।
क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? दिल कर रहा है आग लगा दूं तुम सबको। अगर वो फोन कॉल ना सुनता तो मैं यकीन ही नहीं करता, बेखबर रहता तुम्हारे धोखे से। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए? बस एक बार कह दो, अब तुम मेरे साथ मुखलिस रहोगी, मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। गुस्से से कहते कहते उसकी आवाज शिकस्ता हो गई। ये कैसा मोड़ आया था कि अपने दुश्मन से ही उसका साथ मांग रहा था। हुरैन ने झटके से खुद को छुड़वाया। वेस टूटकर दीवार के फ्रेम पर लगा था और उसकी कांच हुरैन के बाजू में भी घुसी थी, जो शांजिल की गिरफ्त की वजह से आर पार हो गई थी। खून फव्वारे की मानिंद निकल रहा था, जिसने हुरैन शांजिल के हाथ को रंग दिया था। हुरैन ने शांजिल को देखा, धक्का देने के बाद पूरा हाथ घुमाकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। फिर अपने हाथ में पकड़े जोड़े और जेवरात को शांजिल के मुंह पर मारा। क्या लगता है तुम्हें शांजिल इब्राहिम, ये लाखों के कपड़े और कुछ करोड़ों के जेवरात की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ? शांजिल को तकलीफ हुई थी, थप्पड़ से नहीं, पहली मर्तबा हुरैन ने उसका नाम लिया, वो भी कितनी नफरत से। ये तो उसकी हुर है ही नहीं जो नरम और मीठे लहजे में बातें करती थी। वो कैसे भूल गया? ये लहजा तो उसकी हुर का होता था, मगर ये तो हुर थी ही नहीं, ये सनम थी। ये एहसास कितना अजियतनाक है। कान खोल कर सुन लो, मैं इस पाक जात को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ, मैं ही सनम हूँ। वो फोन कॉल मुझे ही आई थी, वो सब बातें मैंने ही की थी। क्यों और किससे कही, मैं इसकी सफाई में नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें सफाई देने के लिए लाई हूँ? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। 2 मर्तबा मुझे हक महर अदा किया था ना? कितने हुए? 20 करोड़ है ना? हुरैन मुड़ी और दराज से कुछ पेपर निकाले। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उसने वो पेपर शांजिल के मुंह पर मारा। ये इस घर के पेपर हैं, बेच देना, तुम्हें दुगनी तिगनी कीमत हासिल हो जाएगी। और ये वो पेपर है जिस पर मैंने तुमसे दस्तखत लिए थे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। शांजिल धारा, मैं यहाँ किसी भी सवाल का जवाब देने नहीं आई, समझे? हुरैन भी उसी लहजे में फनकारी। ये कहकर वो पलट कर जाने लगी। फिर कुछ याद आया तो पलटी, फिर पेन से पेपर पर कुछ तहरीर करने लगी। शांजिल ने साकत खड़ा उसके इस रूप को देख रहा था। ये लो, इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में 3 और शादियां करने की इजाजत देती हूँ। खुश रहो शांजिल इब्राहिम, खुश रहो, और खुदा करे तुम मुझे भूल जाओ। बात करते करते चीखने लगी, वरना तुम मेरी याद में खाक छानोगे और मैं तुम्हें खाक में भी नहीं मिलूंगी। ला इल्मी नेमत है और खुदा करे तुम हमेशा ला इल्म रहो कि तुम्हारे इस अमल का क्या नतीजा होगा। खुदा करे तुम हमेशा खुश रहो। वो उल्टे कदम चलती पीछे हटने लगी। सख्त बेवफा हूँ मैं, मुझसे इज्तनाब नहीं नफरत करना, और कम अज कम नफरत सच्ची और मुखलिस करना। अब तुम सोने के भी बनकर आओगे तब भी मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की खुशियां मुबारक हो। शांजिल इब्राहिम कहकर रुकी नहीं, पलट कर चली गई। शांजिल कितनी ही देर खालियुल ज़हनी से बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कितने घंटे और वक्त गुजर चुका था। हुरैन ने अपनी गलती का एतराफ भी किया और कसूरवार भी उसे ही ठहराया। हद है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद मुजरिम भी शांजिल ही है। वो गुस्से से बाहर निकला। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और वो कहीं नहीं थी। वो सर झटक कर गाड़ी में बैठ गया। उसकी मंजिल शांजिल विला था। शांजिल ने जैसे ही शांजिल विला में कदम रखा, हया दौड़कर उसके पास आई। भाई, हुर कहाँ है? शांजिल ने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। क्या मतलब, वो तुम्हारे पास नहीं आई? नहीं भाई, वो हया कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन बजा। हेलो हुर, हुर तुम कहाँ हो? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो बात करते हुए बाहर चली गई
और फिर पलट कर नहीं आई। शांजिल इब्राहिम उस वक्त खुद को दुनिया का सबसे हारा हुआ शख्स महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, गुलाबों और मोतिये की खुशबू उसके नथनों से टकराई। कितने अरमानों से अपना कमरा सजवाया था, मगर ये खुशबू शांजिल के दिल में आग लगा गई। उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया, सारे फूल नोच डाले, हर चीज बखेर दी। ये कमरा शांजिल की अंदरूनी हालत का तर्जुमान था, एकदम टूटा बिखरा हुआ। 2 दिन शांजिल ने नहायत अजियत में गुजारे। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। उसकी जगह मान टूटे का कुर्ब था, मगर सुकून कहीं नहीं था। दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत क्यों? वो खुद को लान तान करने का शुगल फरमा रहा था। दिल में होक सी उठती, वो खुदा के सामने सजदे में गिरे दुआ कर रहा था, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। मैं तो खड़ा मर्द था, मैंने कभी किसी नामहरम से ताल्लुकात नहीं बनाए, खड़ी जिंदगी जी। इतनी लड़कियां मेरी तरफ रागुब होती थी, फिर भी मैंने अपनी हदूद नहीं भुलाई। मैंने कभी उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। मैंने मोहब्बत की, मैं एतराफ़ करता हूँ, मैंने मोहब्बत की, मगर जायज़ मेरे महरम रिश्ते से की। मुझे इस अजियत से निकाल दे या खुदा, तू मेरी मुश्किल आसान कर। वो नमाज पढ़कर उठा तो उसका मोबाइल बज रहा था। उसने कॉल रिसीव कर ली। सामने हया थी। उसकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर अजियत से दो चार हुआ। भाई, आप मुझे हूर के चचा के घर का एड्रेस दे दें या फिर उनका नाम बता दें। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी दोस्त से पूछो, सिर्फ उसके चचा का नाम ही बता दें, मैं एड्रेस पता कर लूंगी। प्लीज भाई। तो सुनो, हयात सिकंदर। सुना तुमने? हयात सिकंदर कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। तभी फोन फिर से बजा। उसने देखा अननोन नंबर था। उसने रिसीव किया। उज़ैर हयात बात कर रहा हूँ, जल्दी से वो तस्वीर देखें जो मैंने आपको भेजी हैं। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, कहकर सामने से फोन काट दिया गया। क्यों? ये लोग मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। उसने ना चाहते हुए भी तस्वीर खोल कर देखी। शांजिल को लगा जमीनों आसमान उसकी नजरों में घूम गए। मोबाइल हाथ में ले घुटने के बल जमीन पर गिरा था। वो तस्वीरें ही ऐसी थी। जमीन पर एक वजूद खून में लथपथ पड़ा था। चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे। साफ वाज़िया था कि हरी तरीके से मारा पीटा गया है। जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया गया था। चेहरे पर नील पड़े हुए थे। खून बहकर चेहरे पर जम गया था, लेकिन वो चेहरा हजारों क्या, लाखों क्या, दुनिया भर में भी पहचान सकता था। वो हुरैन का चेहरा था। शांजिल को लगा अब उसका दिल बंद हो जाएगा। तभी फोन बजा। वही नंबर था। हवेली पहुंचो। एक हुक्म सादर किया गया, वो भी शांजिल इब्राहिम को, जो सिर्फ और सिर्फ हुक्म सादर किया करता था। मगर अब शांजिल इब्राहिम बेदाम के गुलाम की तरह फौरन अपनी कार की तरफ जानिब दौड़ा। उसे कुछ याद नहीं था। कौन सा धोखा, कौन से बेवफाई, कौन सा झूठ, कौन सनम, कुछ याद नहीं था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ वो जख्मी वजूद घूम रहा था। सच है, इंसान हार जाता है अपनी मोहब्बत के आगे। शांजिल इब्राहिम इन लोगों में से था जो एक बार तय कर लेने पर कुछ भी कर गुजरते थे। मगर शांजिल इब्राहिम लाख चाहने के बावजूद हुरैन से नफरत नहीं कर पाया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हुरैन को उस हालत में देखकर उसका दिल कुरलाया था। वो जितनी तेज ड्राइविंग कर सकता था, उससे कई गुना तेज ड्राइविंग कर रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वो बहुत ही गुस्से में हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसकी गाड़ी आहनी गेट तोड़ते हुए दाखिल हुई। गार्ड्स ने उसके अंदर देखकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर शांजिल इब्राहिम तो मरने मारने पर तुला हुआ था। जो भी सामने आ रहा था, शांजिल उसे रोंदते हुए आगे बढ़ रहा था।
وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی عزیر حیات پر نظر پڑی، چہرے پر اباست لیے مسکرا رہا تھا۔ شانزل سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر زخمی شیر کی طرح جھپٹ پڑا اور مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حورین کا لہو لہان ہوتا وجود تھا۔ وہ بے درائے مار رہا تھا۔ 10 گارڈز اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے حیات سکندر کی آواز گونجی، یہ مت بھولو کہ تمہاری بیوی اب بھی ہماری تحویل میں ہے، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ شانزل ساکت ہو گیا۔ عزیر حیات منہ سے خون پونچھتے ہوئے مسکرایا۔ دونوں ہی کی سانس پھول کر رہی تھی۔ عزیر حیات تو شانزل کی مار کھا کر ادموا ہو گیا تھا۔ میری بیوی ابھی کی ابھی میرے حوالے کرو، اس نے حیات سکندر کا گریبان جکڑ لیا۔ کر دیں گے، اس سے پہلے تحمل سے میری بات سنو، جتنا تم تردد کرو گے اتنا ہی اسے تکلیف ہوگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ شانزل کا غصہ ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ شانزل انڈسٹریز، میں پیپر تیار کرواتا ہوں، لیکن اسے ایک خروچ بھی اور نہیں آنی چاہیے، نہیں تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ واہ ڈیڈ، آپ کو میں مان گیا، ویسے مجھے لگتا نہیں تھا کہ آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی بے وفائی کا ڈرامہ کیے بغیر ہی اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں، مگر آپ کا پلان، واہ، آپ کو تو داد دینی چاہیے۔ شانزل کو لگا کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے سجی سنوری دلہن بنی ہوئی حور کا چہرہ گھوم گیا۔ خدا کرے آپ کو کبھی پتہ نہ چلے کہ آپ کے اس عمل کا کیا نتیجہ ہوگا، مگر یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، حورین کو بچانے کا تھا۔ شانزل فوراً باہر کی جانب بڑھا اور رفیق کو فون کر کے ہدایت دینے لگا۔ شانزل کے جاتے ہی ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اب وہ کبھی پولیس کو انوالو نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے ڈیڈ، مگر اب بھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ سب ہو جائے گا، آخر کو وہ کب تک ٹکے گی؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ محبت کے آگے انسان ہار جاتا ہے، وہ بھی ہار جائے گی۔ میں اپنے 11 سال برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی شانزل کو حقیقت کا کہاں پتا ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ ضرور سائن کرے گی جب میں شانزل ابراہیم کے سر پر بندوق رکھوں گا۔ ڈیڈ، آپ کو اب بھی یہ سب کر دینا چاہیے تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ شانزل ابراہیم ہے، تم نے اس کے تیور نہیں دیکھے۔ اب وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہے۔ پچھتاوے کی آگ انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ اب کی بار وہ آیا تھا تو سب کو روندتے ہوئے گزر رہا تھا، لیکن اب جب وہ آئے گا تو اس کا سر جھکا ہوگا۔ یہ بے وفائی والا ڈرامہ میں نے اس لیے کروایا تھا تاکہ شانزل ابراہیم کو کمزور کیا جا سکے، ورنہ اس سے لڑنا میرے یا تمہارے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے میں باہر سے فائرنگ کی آواز گونجنے لگی تو دونوں ہی چونک گئے۔ باہر جیسے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دونوں نے ہی اپنی بندوق اٹھا لی اور الرٹ ہو گئے۔ جب تک حورین ان کے پاس ہے، شانزل ابراہیم ایسی غلطی تو خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جاننے کے لیے جیسے حیات سکندر نے باہر جھانکا تو انہیں لگا حویلی ان کے اوپر آن گری ہو۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اور اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ عزیر کی طرف مڑے۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، میں نے خود اسے مروایا تھا۔ نہیں، وہ غصے سے چیخ رہے تھے۔ عزیر، اسے لے کر آؤ، ابھی ہمیں نکلنا ہوگا۔ عزیر فوراً سیڑھیاں عبور کر کے اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں حورین کو رکھا گیا تھا۔ عزیر حورین کو بالوں سے گھسیٹ کر نکال رہا تھا۔ تبھی حیات سکندر کو پیچھے بھاری بوٹوں کی آواز آئی۔ مڑتے ہی انہوں نے دیکھا سامنے شاید ان کی بربادی تھی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ سامنے ایک خوبرو شخص اپنی نیلی آنکھوں کو حیات سکندر کی آنکھوں میں گاڑے غیظ و غضب بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے نظر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ عزیر حیات حورین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔
سامنے موجود شخص نے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے فائر کیا۔ گولی عزیر حیات کے اس ہاتھ پر لگی جس سے اس نے حورین کے بالوں کو جکڑا ہوا تھا۔ عزیر حیات تو تڑپ کر رہ گیا اور وہ شخص فوراً ہی حورین کی طرف بڑھا۔ صنم آنکھیں کھولو۔ اس شخص نے خون میں لت پت حورین کے گالوں کو تھپ تھپایا۔ حورین کا سر شخص کی گود میں تھا۔ حورین کی حالت نقابت زدہ تھی۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی، سامنے موجود نیلی آنکھوں والے شخص کو دیکھ کر اس کے رخسار کو ہاتھ لگایا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو وہ حقیقتاً اس کے سامنے ہی تھا۔ پھر حورین کے لبوں سے نکلا، شاہ! ایک آنسو حورین کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ تو اس کے انتظار کا ثمر تھا۔ صنم کی ایسی حالت دیکھ کر شاہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً بندوق کا رخ حیات سکندر کی طرف کیا۔ حورین نے بہت مشکل سے اپنا خون آلود ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہ نے اپنی نیلی آنکھوں سے حورین کو دیکھا۔ حورین نے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ شاہ نے پل بھر کی بھی دیر کیے بغیر حورین کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک نظر حیات سکندر کو دیکھ کر کہا، جو حالت تم نے میری صنم کی ہے نا، تمہیں تو میں دنیا میں جہنم وصل کروں گا۔ وہ کہہ کر حورین کو لیے باہر نکل گیا۔